नमस्कार जी। प्रणाम सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे हम लोग आज ही एस्टेक वर्क को हम फिनिश करेंगे, तो उसमें एग्जांपल्स भी ले लेंगे। ठीक तो है, आप लोगों ने इसके नोट्स वगैरह को पढ़ा था क्या? मैंने पढ़ा है और जी पहले से भी थोड़ा याद था हम लोगों को, गुरुजी जी ने गुरुजी। पढ़ाया हुआ था तो। हम्म, ठीक है। पहली बात तो अभी आज आपको ना मैं अमिताभ बच्चन की हॉरोस्कोप में भी दिखाऊंगा, तो आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि अष्टक वर्ग में जो बिंदु हैं वो एक रिलेटिव इंडेक्स है। अष्टक वर्ग की जो बेसिक थियरी है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंटली जो ये यूज होता है, ये गोचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्लैनेटरी ट्रांजिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। और इसमें जिस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं वो ये कि कोई भी प्लैनेट जो है वो वैक्यूम में काम नहीं करता। दूसरे ग्रहों के द्वारा उसका एक उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, और जिन राशियों पे वो विचरण करते हैं, जिन पोजीशन पे वो होते हैं, उन पोजीशन से कुछ भावों पे वो शुभ बिंदु देते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सूर्य का जो भिन्नाष्टक वर्ग है, सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में सूर्य जहाँ पे किसी की भी कुंडली में बैठते हैं, वहां से वो उस भाव पे जहाँ बैठे होते हैं, प्रथम भाव पे, द्वितीय भाव पे, फिर द्वितीय के बाद चतुर्थ भाव पे, फिर सप्तम भाव पे, अष्टम भाव पे, नवम भाव पे, दसम भाव पे और एकादश भाव पे वो शुभ बिंदु देते हैं। यानी आप सूर्य का एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, उससे आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी कि सूर्य का जो विन्यासक वर्ग बनता है, 48 बिंदु वो शुभ के शुभ बिंदु देते हैं। तो सूर्य जिस स्थान में भी आपकी कुंडली में बैठा है, उस स्थान से आप सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग लिखिए, उसमें सबसे पहली लाइन जो है सूर्य की ही आएगी। सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में सूर्य जिस स्थान पे बैठे हैं, यानी कि प्रथम भाव पे, उसके बाद द्वितीय भाव पे, चतुर्थ भाव पे, सप्तम भाव पे, अष्टम भाव पे, नवम भाव पे, दसम भाव पे, एकादश भाव पे, 11वें भाव में शुभ बिंदु देंगे। तो कहाँ शुभ नहीं दे रहे हैं वो, इसका मतलब तीसरे भाव पे शुभ नहीं दे रहे हैं, पांचवें छठे में शुभ नहीं दे रहे हैं, और 12वें में शुभ नहीं दे रहे हैं। मतलब सूर्य जो शुभ बिंदु नहीं दे रहे हैं वो तृतीय भाव पे नहीं दे रहे हैं, पांचवें और छठे भाव पे नहीं दे रहे हैं, और 12वें भाव पे नहीं दे रहे हैं। इन चार भावों पे शुभ बिंदु नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसको आप उसके आगे आप लिख सकते हैं। अब सूर्य के ही भिन्नाष्टक वर्ग में जो चंद्रमा है, चंद्रमा तीसरे भाव पे, छठे भाव पे, 10वें भाव पे और 11वें भाव पे शुभ बिंदु देते हैं। यानी आप ये लिख लीजिए, जहां पे भी चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से काउंट होगा, सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बनेगा। तो चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से काउंट होगा। तो थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस पे वो शुभ बिंदु देंगे, बाकी सभी हाउसेस में वो अशुभ बिंदु देंगे। अब मंगल है, मंगल का बिल्कुल सूर्य की तरह चलता है। तो आप उसमें लिख लीजिए, मंगल जहां पे बैठे होते हैं वहां से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश भाव पे शुभ बिंदु देते हैं। यानी जो सूर्य के जो बिंदु हैं, जिस तरीके से सूर्य के शुभ बिंदु हैं, वैसे ही दो ग्रहों के शुभ बिंदु और भी हैं, सूर्य, मंगल और शनि। यानी कि मंगल भी प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश भाव पे शुभ बिंदु देंगे। उसी के नीचे आप शनि का भी लिख लीजिए कि शनि भी जहां बैठे हुए हैं सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, इन भावों पे। तो आप गुरुजी ये थोड़ा सा स्लो लिखवा दो भाव, ताकि हम नोट कर आप लेंगे। एक काम कर लीजिए, आपने जो सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में जहां पे आपने सूर्य के शुभ बिंदु लिखे हैं, हाँ उसी जी, सूर्य की शुभ जैसे मैं बताता हूँ जी, 1 2 4 7 8 9 10 11। हाँ, तो सूर्य के नीचे आप लिख लीजिए मंगल शनि के बिल्कुल
एक है। मंगल शनि के भी यही है। ठीक है। जैसे उसके नीचे मंगल लिख लीजिए, फिर शनि लिख लीजिए और डू लिख लीजिए। डू का मतलब है कि दे आर गोइंग टू बी सेम रिपीटेड, सेम। सेम। चंद्रमा के आपने लिखे हैं 3, 6, 10, जी 11। जी। अब उसके बाद ठीक आया है। बुध। बुध के होते हैं शुभ बिंदु तीसरे भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश में और द्वादश में। बुध के हैं 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12। सूर्य के, मंगल के, शनि के तो सेम शुभ बिंदु हैं। हम्म। चंद्रमा के हैं 3, 6, 10, 11। और जो बुध के हैं वो हैं 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12। इन भावों में हम्म। अपनी प्लेसमेंट से, जहां पे भी प्लेस्ड है वहां से काउंट होगा, अपनी प्लेसमेंट से काउंट होगा। यानी कहने का मतलब है अगर वो 12वें में है तो 12वां पहला भाव बन जाएगा, 12वें से काउंट होगा। अब जो गुरु के शुभ बिंदु हैं वो हैं 5, 6, 9, 11। गुरु 5 6 9 11। इन 4 भावों पे शुभ बिंदु देता है सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में। यह सूर्य के भिन्नाष्टक की बात हो रही है। और शुक्र के जो शुभ बिंदु हैं सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में, वो है छठा, 7वां और 12वां भाव, 6, 7, 12। अब जो लग्न का जो भिन्नाष्टक वर्ग है शुभ बिंदुओं का सूर्य के भिन्नाष्टक में, वो है तीसरा, चौथा, छठा, 10वां, 11वां, 12वां। 3, 4, 6, 10, 11, 12। अब आप इन बिंदुओं को अगर आप जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा 48। सूर्य के जो हैं वो 48 होते हैं शुभ बिंदु। चंद्रमा के शुभ बिंदु होते हैं टोटल 49। मंगल और शनि के शुभ बिंदु होते हैं भिन्नाष्टक में 39, 39, 39। 39, 39। शुक्र के होते हैं 52। बुध के होते हैं 54। और जुपिटर के होते हैं 56। बस आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए ही मैंने ये सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग का एग्जाम्पल लिया है। अब हम इस पे आ जाते हैं जो हमारे नोट्स हैं। तो ये एक तरह का मैंने आपको बताया, ये पिच की तरह से वर्क करता है कि अगर शुभ बिंदु हैं तो ये बैट्समैन को सपोर्ट करने वाला पिच है। यानी कहने का मतलब है जो भी ग्रह वहां बैठेगा वो ग्रह शुभ फलों को देने वाला हो जाएगा, क्योंकि उस भाव में पड़ी हुई राशि उसे अच्छे परिणाम देगी। और इसे हम गोचर के अलावा दशा सिस्टम से भी हम देखते हैं ताकि हम एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर पाए। अष्टक वर्ग का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि सूर्य से शनि जैसे 7 ग्रहों को लिया जाता है, लेकिन अष्टक वर्ग में हम राहु और केतु को नहीं लेते, किंतु हम लगन को लेते हैं, इसीलिए उसे अष्टक बोलते हैं। अष्टक का मतलब 8। अष्टक का मतलब है 8 फोल्ड। यानी हमने जो उसमें लेना है वो हमने 8 कंपोनेंट को लेना है, जिनके भिन्नाष्टक वर्ग को देखना है। और उनका जो टोटल होता है वो सामुदायिक अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग होता है। अब इसके बाद है, ये इसमें एक जो हमने पॉइंट लिया है वो है कि जिस अजम्पशन पे अष्टक वर्ग चलता है वो है कि कोई भी ग्रह सोलो वर्क नहीं करता चक्र के अंदर। वो अष्टक वर्ग ही एक ऐसा मेथड है जो कि इंटरप्ले ऑफ प्लैनेट्स को देखता है। यानी कि किस तरीके से प्लैनेट्स अपनी स्थिति से विभिन्न भावों में शुभ बिंदु देते हैं, उनमें पड़ी हुई राशियों पे शुभ बिंदु देते हैं। और ये ग्रहों का को एक बल प्रदान करती है वो राशि। यानी जिस भाव में शुभ बिंदु होते हैं उस भाव में ग्रह को बल प्रदान होता है। बल निकालने के तरीके जो हैं पाराशरी ज्योतिष के अंदर में षटबल के द्वारा हैं, और ताजिक के अंदर है पंचवर्गीय बल और हर्ष बल के द्वारा, और जैमिनी ज्योतिष में ग्रह बल के द्वारा है। इसका मतलब है कोई भी ग्रह जो है वैक्यूम में काम नहीं कर रहा है, वो ग्रह बाकी ग्रहों के सपोर्ट के साथ काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम कंबाइंड रिजल्ट जो है सभी ग्रहों का और लगन का हम ग्रहों राशियों पर देखते हैं। वो राशियां बलवान हो जाने की वजह से उन राशियों पे बनने वाले
बैठने वाले ग्रहों को अच्छा फल देने में आसानी होती है। फिर राजयोग होता है तो उस राजयोग का भी अच्छा फल मिलता है। काम तो करना है ग्रहों ने, लेकिन उस राशि के बल की वजह से, उस भाव के बल की वजह से। हम भाव का बल क्यों बोलते हैं राशियों के बल को? क्योंकि हर भाव पे एक राशि बैठी है। अगर राशि बली है तो यानी कि वो भाव भी बली है। उस भाव पे बैठने वाला जो ग्रह है वो अपने पूर्ण परिणाम देने में सक्षम होगा, क्योंकि वो बैट्समैन वाली पिच हो गई। यानी वो बैट्समैन को सपोर्ट करने वाली पिच होगी, क्योंकि उसके अंदर अशुभ रेखाएं नहीं है। इस प्रकार से हम जो है 8 डिफरेंट चार्ट्स बनाते हैं, जिसमें 7 तो डिफरेंट प्लैनेट्स के भिन्नाष्टक वर्ग होते हैं और एक लगन का भिन्नाष्टक वर्ग होता है। तो इस प्रकार से 8 भिन्नाष्टक वर्ग बनते हैं, और उसकी वजह से जो वो कुछ ऐसे जो हाउस के वो सेंसिटिव पॉइंट्स, बेनिफिक पॉइंट्स को वो टच कर रहे होते हैं, 7 ग्रह और एक लगन के, कि वो बेनिफिक पॉइंट्स हो जाने की वजह से वो भाव बहुत बलीय हो जाता है और वो ग्रह को शुभ फल देने में कामयाब हो जाता है। ये अष्टक वर्ग का यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है ये बता दिया कि जो शुभ बिंदु हैं, सूर्य के 48 हैं, चंद्रमा के 49 हैं, और मंगल और शनि के 39 हैं, बुध के इसमें शुक्र के हैं 52, बुध के हैं 54, और गुरु के शुभ बिंदु हैं 56। इन सबका टोटल 337 बेनिफिक पॉइंट्स होता है। इन सबका जो शुभ बिंदुओं का टोटल होता है वो 337 बेनिफिक पॉइंट्स का होता है। तो सर्वाष्टक वर्ग के जो बिंदु होते हैं, शुभ बिंदु, वो 337 होते हैं। इसका मतलब है कि एवरेज जो प्रत्येक भाव के जो बिंदु निकलेंगे वो 28 निकलेंगे। तो 28 हमारा कट ऑफ मार्क हो जाता है। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में, प्रैक्टिकल अनुभव में, जिस भी भाव के अंदर 25 बिंदु मिल रहे हैं शुभ, वो 25 बिंदु से 28 बिंदु तक मिलने वाले जो बिंदु होते हैं वो अच्छा प्रभाव देते हैं, एवरेज प्रभाव देते हैं। 25 से कम बिंदु होने पर प्रभाव काफी खराब हो जाता है, और 21 से कम बिंदु होने पे बहुत बुरा प्रभाव होता है। और किसी भी भाव में 30 से ऊपर अगर बिंदु होते हैं तो उस भाव को एक्सीलेंट भाव माना जाता है, यानी वो बहुत अच्छे परिणाम देने वाला भाव होता है। उसके बाद जो अष्टक वर्ग का नियम है वो है कि उन भावों में जिनमें सामुदायिक अष्टक वर्ग के अच्छे बिंदु होते हैं, यानी कि 25 से ऊपर के बिंदु होते हैं, 28 से ऊपर के बिंदु होते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम होता है, 25 से ऊपर के बिंदु होते हैं तो भी खराब परिणाम नहीं होता, एवरेज परिणाम होता है। तो कोई भी प्लैनेट जब उस भाव से जब वो गोचर कर रहा होता है और उसमें अच्छे बिंदु होते हैं उस भाव में, सामुदायिक अष्टक वर्ग के, जो कि 8 भिन्नाष्टक वर्गों का जोड़ है, तो बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। इवन जब पापी ग्रह भी उसके ऊपर से गोचर करते हैं, बेनिफिक हाउस के ऊपर से, तो अच्छे परिणाम निकलते हैं। और अगर बिंदु अगर कम कम होते हैं तो इवन जो अच्छे ग्रह भी जब उसके ऊपर से गोचर करते हैं तो उनका अच्छा परिणाम नहीं मिलता। तो ये बेसिकली जो हमारा सिस्टम है वो दशा को और गोचर को समझने के लिए बहुत कारगर होता है। अष्टक वर्ग से दो और चीजें हमें पता चलती है। एक स्टैटिक एस्पेक्ट होता है। स्टैटिक का मतलब है कुंडली के विभिन्न भावों के बीच में जो ताकत होती है उसको समझने का एक तरीका है, उसे हम स्टैटिक एस्पेक्ट कहते हैं। स्टैटिक एस्पेक्ट का मतलब है जिस भी भाव के अंदर शुभ बिंदुओं की अधिकता होती है, वो भाव जो है उन भावों में बल प्रदान हो जाता है, तो भाव अच्छा करते हैं। जैसे कहने का मतलब है किसी का आप सर्वाष्टक वर्ग या सामुदायिक अष्टक वर्ग अगर आप देख रहे हैं और आपने देखा कि उसके लगन पे 30 से ऊपर बिंदु हैं, तो इसका मतलब है कि उसका लगन मजबूत है। यानी ऐसे व्यक्ति को व्यक्तित्व से संबंधित, फिजिकल ताकत से संबंधित
स्टेमिना से संबंधित अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और जब आप देखते हैं कि अगर सपोज लगन में बिंदु 21 हैं, उससे कम है, तो इसका मतलब है ऐसे आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी और उसका व्यक्तित्व कमजोर होगा। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में अगर भिन्नाष्टक मतलब सामुदायिक अष्टक वर्ग में अगर चतुर्थ भाव में बिंदु कम होंगे, तो ऐसे आदमी को व्हीकल्स और जो ये आपके मकान हैं, रहने की स्थिति है, प्रॉपर्टीज की स्थिति है, उन सब में कमजोरी का अनुभव होगा। तो ये स्टैटिक एस्पेक्ट है। स्टैटिक एस्पेक्ट का मतलब ये दशा के अधीन नहीं है, ये कुंडली कुंडली की रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता है। दूसरा होता है डायनेमिक एस्पेक्ट। डायनेमिक एस्पेक्ट दशा और गोचर से संबंधित है। तो अष्टक वर्ग के सामुदायिक अष्टक वर्ग के चार्ट में जब भी कभी आप दशा को देखते हैं या आप गोचर को देखते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि गोचरी ग्रह जिस राशि के ऊपर से गोचर कर रहा है, वो आपके जिस भाव में पड़ रही है, उस भाव में अगर सामुदायिक अष्टक वर्ग में आपके 28 या 28 से ऊपर बिंदु, तो अगर पापी ग्रह भी होगा तो वो खराब रिजल्ट नहीं देगा, शुभ ग्रह होगा तो बहुत अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से दशा का होता है कि जैसे आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है, उसके दो भाव हैं। जिस भाव में उस ग्रह को अष्टक सामुदायिक अष्टक वर्ग में उसको सामुदायिक अष्टक वर्ग में 28 से ऊपर बिंदु मिल रहे हैं, तो वो ग्रह उस भाव के अपनी दशा के दौरान बहुत अच्छे परिणाम देगा। और जिस भाव में उसको 21 से कम बिंदु मिल रहे हैं, 28 से कम मिल रहे हैं, 25 से कम मिल रहे हैं या 21 से कम मिल रहे हैं, मतलब उत्तरोत्तर कम होते जा रहे हैं, कम बिंदु वाले ये हॉरोस्कोप्स आप देख रहे हैं, तो वो दशा के दौरान उस भाव के रिजल्ट खराब मिलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी घटना किसी के जीवन के अंदर किस प्रकार की होगी, वो दशा के अधीनस्थ होती है। तो दशा में आपको ये देखना होता है कि इस ग्रह के जो दो राशियां हैं, उनमें से कौन सी राशि में अष्टक वर्ग के बिंदु ताकतवर है। जिस राशि के अंदर अष्टक वर्ग के बिंदु बली होंगे, उस दशा के अंतर्गत उस राशि के फल ज्यादा देगा, उस भाव के फल ज्यादा देगा। अब आता है भिन्नाष्टक वर्ग में। अगर आप देखते हैं तो किसी भी भिन्नाष्टक वर्ग के किसी भी ग्रह और लगन के भिन्नाष्टक वर्ग में जो मिनिमम बिंदु मिलते हैं किसी भाव को, वो 0 होते हैं और उत्तरोत्तर बली होकर मैक्सिमम 8 बिंदु तक मिल सकते हैं। अगर सपोज उसे 4 बिंदु मिल रहे हैं उस भाव पे, जैसे मैंने आपको अभी सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग का लिखवाया, आपने अपना सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बनाया और उसमें आपने देखा कि विभिन्न ग्रहों के द्वारा दिए गए जो बिंदु हैं, वो आपके सपोज उस ग्रह ग्रह जहाँ बैठा है वहां पे बिंदु, जैसे सूर्य जहाँ बैठा है वहां पे जो बिंदु हैं वो आपको 8 मिल रहे हैं, तो उसका मतलब सूर्य प्रधान हो गया। आपको सूर्य से संबंधित जो यश मान कीर्ति है वो बहुत मिलेगा। 4 बिंदु हैं तो आपको एवरेज फल मिलेगा। आपको 5 बिंदु हैं तो उसमें और ज्यादा बली फल फल मिलेगा। 6 बिंदु हैं तो और बली मिलेगा। 7 बिंदु हैं तो आप राजाओं की तरह से होंगे। और 8 बिंदु अगर वहां पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सूर्य बहुत बली स्थिति में है आपकी कुंडली में, और वो बहुत अच्छे फल देने वाला है। अब जिस भाव के अंदर में 4 से कम, जैसे 3 बिंदु मिल रहे हैं, 2 बिंदु मिल रहे हैं, 1 बिंदु मिल रहा है या 0 बिंदु मिल रहा है, तो इसका मतलब वो प्रोग्रेसिवली वो भाव कमजोर होता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी, अब आपने 4 जातकों की कुंडली देखी जिसमें से 4 नेटिव्स में से एक की कुंडली में 4 बिंदु मिल रहे हैं, एक में 3 मिल रहे हैं, एक में 2 मिल रहे हैं, एक में 1 मिल रहा है और एक और व्यक्ति की कुंडली में सिर्फ 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रह है सूर्य, जैसे हम सूर्य का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये सूर्य इसकी कुंडली में बिल्कुल बलहीन हो गया। जिसकी कुंडली में 1 मिल रहा है या 0 मिल रहा है, 3 से कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उत्तरोत्तर वो निर्बली होता है। अगर वो निर्बली है तो ये सूर्य प्रभावहीन हो गया। अब चाहे ये दसम भाव भी हो, चाहे आप कहें ये दिग्बली है, लेकिन दिग्बली का प्रभाव उसको नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को। ये समझे अब आप बात?
अष्टक वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि सूर्य और मंगल दिग्बली हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा सूर्य का, मंगल का और शनि का जो भिन्नाष्टक वर्ग, जो सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में तीनों के बराबर पॉइंट है, शुभ पॉइंट है। अब सपोज सूर्य और मंगल जो है वो दसम भाव में बैठे हैं, आपके हिसाब से दिग्बली है, लेकिन दसम भाव में उसको बिंदु जो है 3 मिल रहे हैं या 2 मिल रहे हैं या 1 मिल रहा है सूर्य पे। तो इसका क्या मतलब हुआ? या मंगल 3 दे रहा है, 2 दे रहा है, 1 दे रहा है, इसका मतलब है इसको दिग्बली का फायदा नहीं मिलने वाला। ये उत्तरोत्तर बहुत निर्बल हो गया, इस सूर्य के अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे इस व्यक्ति को। इसका दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, जो सर्वाष्टक वर्ग या सामुदायिक अष्टक वर्ग होता है, ये हमें ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाता है विभिन्न भावों की। और ये एक तरह से एक साइंटिफिक मेथड है, यानी मैथमेटिकल मेथड है, जिसके द्वारा आपको ये समझ में आ जाता है कि एक हमें जो है एक रिलेटिव पिक्चर हमारे सामने ला के रख देता है कि 7 ग्रह और एक लगन का जो भिन्नाष्टक है, वो उसका टोटल जो सर्वाष्टक वर्ग बन रहा है, उसमें कोई भी ग्रह कितना निर्बल है और कितना बली है। अब सपोज किसी की कुंडली के अंदर में 12 हाउसेस हैं और एवरेज जो है 28 बिंदु होने चाहिए प्रत्येक भाव के, उसकी कुंडली में 28 बिंदु प्रत्येक भाव में। इसका मतलब ये कुंडली बहुत बैलेंस कुंडली है। इसमें इन 12 के 12 भावों में बैठे हुए जो ग्रह हैं, वो उस व्यक्ति को सुचारू फल देंगे, उसे अच्छे फल देंगे, हेल्दी रिजल्ट्स देंगे। उस आदमी को जो है दुख की स्थितियों से कम गुजरना पड़ेगा। और लेस देन एवरेज अगर किसी भाव में अगर होते हैं, और मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में 25 से कम बिंदु होने पर उसे हम काफी कमजोर मानते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे आदमी को उस भाव से डिफिकल्टीज आनी शुरू हो जाती है, यानी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस भाव से आने वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन का, जैसे चतुर्थ भाव से माँ आती है, नवम भाव से पिता आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी हेल्थ सफर करेगी, उनसे रिलेशन सफर करेगा, उनकी अपनी माली हालत खराब होगी। डिफिकल्टीज उस रिजल्ट से आने वाले प्रभावों में दिखाई पड़ेगी। अब मैंने आपको भिन्नाष्टक वर्ग का ये बताया है कि अगर कोई बेनिफिट पॉइंट्स अगर भिन्नाष्टक वर्ग में अगर 0 बेनिफिट पॉइंट्स आ रहे हैं किसी भाव पर, तो इसका मतलब है कि उसमें ह्यूमिलिएशन, आदमी को जो है काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन का वो शिकार होता है, डिजीजेस एंड डेंजर्स उसके होते हैं। अगर एक पॉइंट मिलता है वहां पे भिन्नाष्टक वर्ग में उस ग्रह के, उस हाउस लॉर्ड के, मतलब हाउस लॉर्ड के भाव होते हैं, भावों में राशियां पड़ी हैं, राशियों के मालिक हाउस लॉर्ड्स हैं। हाउस लॉर्ड का आपने भिन्नाष्टक वर्ग देखा और उसमें आपने देखा कि उससे 0 पॉइंट मिल रहा है उस भाव को, तो उसका मतलब ऐसे में आदमी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसे ह्यूमिलिएशन होगा, यानी उसे राज समाज के अंदर उसकी इज्जत खराब होगी, उसको बीमारियां होंगी, उसको बहुत डेंजर्स आएंगे। एक पॉइंट अगर मिल रहा है तो उसे डिजीजेस होंगी, उसको केसेस होंगे, उसके बहुत शत्रु होंगे, उसको बीमारियां होंगी। 2 पॉइंट होगा तो मानसिक रूप से वो परेशान होगा और चोरों के द्वारा उसको हानि होगी। 3 पॉइंट्स होते हैं तो उसको मानसिक रूप से भी परेशानी होती है और फिजिकल रूप से भी परेशानी होती है। 4 पॉइंट अगर हैं तो ये एवरेज है। 4 पॉइंट में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव उसको बराबरी से मिलते हैं। अगर 5 पॉइंट अगर उसको मिल रहे हैं तो ऐसा आदमी पढ़ने में अच्छा होगा, उसको धन मिलेगा, अच्छे संतान उसको मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे। 6 पॉइंट्स होंगे तो उसका अच्छा अच्छा उसका नेचर होगा, उसकी उसका जो एक करेक्टर होगा, यानी उसकी जो व्यक्तित्व होगा वो एक अच्छा करेक्टर होगा। उसको अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति होगी, तो धन समृद्धि मिलेगी, उसे व्हीकल्स मिलेंगे, नेम फेम मिलेगा। 7 बेनिफिट अगर बिंदु होंगे तो ऐसे आदमी को काफी प्रसन्नता का अनुभव होगा, उसे परमानंद की प्राप्ति होगी। 8 बेनिफिट पॉइंट अगर किसी भाव पे पड़ते हैं
तो इसका मतलब है वो बहुत फॉर्चुनेट आदमी है, ऐसा आदमी बहुत लकी है। उसकी बिल्कुल राजाओं की तरह से रहन सहन होगा। उसको उस हाउस से, उस भाव से मिलने वाले जो प्रभाव होंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। अब क्या होता है कि आप कुंडली के अंदर जब आप देखते हैं तो कुंडली में आप देखते हैं कि कुछ भावों में ग्रह बैठे होते हैं और वो राजयोग बना रहे होते हैं। अगर वहां पे अगर बिंदु, सामुदायिक अष्टक वर्ग के बिंदु कम होते हैं तो राजयोग पूर्ण रूप से फलित नहीं होता है। उच्च का बैठा हुआ ग्रह भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। अब जैसे उपचय भाव हैं उनको हम हाउसेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं। उपचय भाव को हम कहते हैं वो ग्रो करने वाले हाउसेज हैं। थर्ड थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। अब इन भावों के अंदर 3, 6, 10, 11 भावों में अगर अच्छे बेनिफिक पॉइंट्स होते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली के सामुदायिक अष्टक वर्ग में, तो इसका मतलब ऐसे आदमी का बहुत मीटियोरिक राइज होगा। वो जिंदगी के अंदर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और यहाँ पे कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो, अपने शत्रु की राशि में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, और वहां पे अष्टक वर्ग के बिंदु अच्छे हैं, तो भी वो खराब प्रभाव नहीं देगा, वो फेवरेबल प्रभाव मिलेगा। कि अष्टक वर्ग के बिंदु वहां पे अच्छे हैं सामुदायिक अष्टक वर्ग में, 28 या 28 से ऊपर है। अगर 28 और 28 से ऊपर बिंदु हैं तो उसका मतलब उसको परिणाम वहां से अच्छा मिलेगा। और भाव का मतलब यहाँ पे है जो राशि वहां पड़ रही है, बिंदु तो राशि को मिल रहे हैं लेकिन वो भाव को प्रभाव कर रहा है। इसी तरह से अष्टक वर्ग में जो 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और लग्ना, अगर इन चार भावों के अंदर 9th, 10th, 11th और लग्ना में, इन सभी में किसी की कुंडली में 30 से ऊपर बिंदु होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत समृद्ध जीवन जीता है। और अगर इन चार महत्वपूर्ण हाउसेस में, लगन का भाव, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अष्टक वर्ग के, सामुदायिक अष्टक वर्ग के बिंदु काफी कम होते हैं, जैसे 25 से कम हुए, तो ऐसा आदमी पुअर होगा, यानी कि वो धन समृद्धि की उसको जो है सुख नहीं मिलेगा। ऐसे आदमी को डिजीजेस होंगी। ऐसा आदमी जो है हमेशा किसी के अधीनस्थ ही काम करेगा अगर लेस बिंदु अगर इन हाउसेस में होंगे। लगन 9th, 10th, 11th इन हाउसेस के अंदर। अब जैसे कोई कमजोर ग्रह है, कोई नीच का ग्रह है, कोई जला हुआ ग्रह है, कम्बस प्लैनेट है, अगर वो उसको एवरेज नंबर ऑफ बेनिफिक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे विनाष्टक वर्ग में अगर उसके पॉइंट्स आ रहे हैं उसकी राशियों पे, उस ग्रह पे, वो भी ये वीक और ये नीच का जो ग्रह है या कंबस्ट प्लैनेट है, ये अपने अच्छे फल दे देता है। इसके फलों को देने में ये कारगर हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में वहां पे शुभ बिंदु हैं जहां वो ग्रह बैठा है, और काफी ग्रह उसको जो है शुभ बिंदु वहां दे रहे हैं। 8 सपोज उसको बिंदु मिल रहे हैं और ग्रह वीक है, वैसे कमजोर है। आप देख रहे हैं कि ग्रह जो है नीच का है, शत्रु की राशि में बैठा है, या वो कंबस्ट ग्रह है, उसके बावजूद वो ग्रह भिन्नाष्टक वर्ग में, चूंकि अपने ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में शुभ बिंदु प्राप्त कर रहा है उस भाव के ऊपर, जो कि 5 से ऊपर बिंदु है, तो उसके प्रभाव अच्छे मिलेंगे, खराब प्रभाव नहीं मिलेंगे, वीक प्रभाव नहीं मिलेंगे, शत्रु राशि के प्रभाव नहीं मिलेंगे, नीच के प्रभाव नहीं मिलेंगे, कंबस्ट होने के प्रभाव नहीं मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आप सामुदायिक अष्टक वर्ग में अगर 9th हाउस में ज्यादा बिंदु होते हैं दसम भाव से, तो 9th हाउस चूंकि दसम भाव का लॉस का भाव है, तो ऐसे आदमी का जो कैरियर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। 9th हाउस जो है वैसे भाग्य का भाव है, लेकिन साथ ही वो दसम का लॉस का भी भाव है। उसके अंदर सामुदायिक अष्टक वर्ग में किसी व्यक्ति के 9th हाउस में बिंदु बहुत ज्यादा है लेकिन 10th हाउस में कम है, तो ऐसी हालत के अंदर उसका कैरियर सफर करता है। लेकिन अगर 11th हाउस में बिंदु उससे ज्यादा है तो कैरियर सफर नहीं करेगा, क्योंकि 11th हाउस उसके कैरियर को बचाए, उसके कैरियर को संभाल लेगा। क्योंकि 11th हाउस जो है वो गेन का भाव, कि उसके 10th हाउस का वो धन का भाव है,
जब भी सर्वाष्टक वर्ग के किसी भी भाव में जिनमें की स्ट्रॉन्ग हाउसेस को हम कहते हैं, यानी 28 से ऊपर बिंदु होते हैं, उसमें से अगर गुरु का गोचर हो तो गुरु का गोचर बहुत शुभ गोचर माना जाता है। और वो शुभ भावों के ऊपर से, वो ऐसे भावों के ऊपर से गोचर कर रहा है गुरु जिन भावों में 28 से ऊपर बिंदु हैं। तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसको जो है मांगलिक कार्यों के परिणाम मिलेंगे, उसे अच्छे अच्छे प्रभाव मिलेंगे जो कि गुरु से संबंधित है। गुरु से संबंधित शुभ परिणाम क्या होते हैं? एजुकेशन के होते हैं, ज्ञान की वृद्धि के होते हैं, महात्माओं से मिलने के होते हैं, तीर्थ यात्राओं के होते हैं, एक अच्छे गुरु के मिल जाने के होते हैं, मांगलिक कार्यों के होते हैं, धर्म से संबंधित कामों के होते हैं, होम हवन के होते हैं। वो सारी चीजें उसके जीवन के अंदर उतरती जाएंगी। इसी प्रकार से जो शुभ, जो स्ट्रॉन्ग भाव है अष्टक वर्ग के, सर्वाष्टक वर्ग के जो स्ट्रॉन्ग भाव है, सर्वाष्टक वर्ग और सामुदायिक अष्टक वर्ग जो है वो भिन्नाष्टक वर्ग और प्रस्तार अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग को ही प्रस्तार अष्टक वर्ग भी कहते हैं। उसका वो क्यूमुलेटिव है, उसका जोड़ है, जिसे आप सर्वाष्टक वर्ग या सामुदायिक अष्टक वर्ग कहते हैं। उसमें अगर शनि का गोचर चल रहा है, उसके अंदर शुभ बिंदु है, तो वो पावर व्यक्ति को देता है, लीडरशिप देता है। यानी व्यक्ति को जो है वो कमजोरी से, कमजोरी के कोई अनुभव नहीं देगा, उसको ताकतवर बनाए। दशा को देखने का एक तरीका ये होता है, दशा के जो महादशा के लॉर्ड होते हैं, अंतरदशा के और प्रत्यंतर दशा के लॉर्ड होते हैं, अगर उनका वो अगर गोचर करते हैं, जिस समय वो ग्रह गोचर कर रहे हैं और कुंडली के स्ट्रॉन्ग भावों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग भाव का मतलब है जहां सर्वाष्टक वर्ग या सामुदायिक अष्टक वर्ग में 28 से ऊपर बिंदु है, तो इसका मतलब है कि जिस समय वो इस तरह के बिंदुओं को प्राप्त करने वाले भावों से गोचर करते हैं, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम व्यक्ति को दशा के रिजल्ट्स में मिलते हैं। और जब वो वीकर हाउसेस के ऊपर से गोचर कर रहे होते हैं, तो दशा स्ट्रांग होने के बावजूद उसको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसके बाद एक नियम ये है कि आपको जो है टोटल करना होता है। जैसे आप जानते हैं धर्म का जो भाव है वो है प्रथम, पंचम और नवम। अर्थ का भाव है, यानी कि पृथ्वी तत्व का भाव जो अर्थी एलिमेंट्स का भाव है, वो दूसरा, छठा, 10वां है। काम भाव है तीसरा, 7वां, 11वां। मोक्ष त्रिकोण है चौथा, 8वां और 12वां। इनके सबके आप सामुदायिक अष्टक वर्ग में अपनी अपनी कुंडलियों में आप जोड़ लीजिए, इन तीन तीन भावों के अलग अलग जोड़ लीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे प्रथम, पंचम और नवम को, और इनको जोड़ने पे पता चला आपके उसमें धर्म का भाव स्ट्रॉन्ग आया। हाँ बोलिए जगदीश नंदन साहब। गुरुजी मैं ये कह रहा था 22 के अंदर ये क्या है, एमडी एडी पीडी, ये महादशा का लॉर्ड और अंतरदशा का लॉर्ड अंतरदशा और और प्रत्यंतर प्रत्यंतर दशा। दशा का लॉर्ड। हाँ, ठीक। मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी महादशा चल रही है, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके गोचर का भी अध्ययन किया जाता है, उन ग्रहों का। जैसे किसी को बुध की महादशा चल रही है, तो वो बुध के गोचर को भी देखेगा। जब बुध जो है ऐसे भावों से गोचर करेगा जिन भावों में सामुदायिक अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस बुध के परिणाम उस दशा के दौरान अच्छे मिलेंगे, क्योंकि महादशा का लॉर्ड है। उसी प्रकार से अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के लॉर्ड्स के भी गोचर को देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के जो भाव होते हैं, उसमें अपनी कुंडली के उन भावों का टोटल कर लिए जाते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि अगर धर्म त्रिकोण आपका स्ट्रांग है, अर्थ त्रिकोण से, काम त्रिकोण से और मोक्ष त्रिकोण से, इसका मतलब आप धार्मिक कार्यों में ज्यादा अच्छा करेंगे। रिचुअलिस्टिक पूजा, हवन, धर्म की यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, गुरु का सानिध्य, इन सब में आप अग्रणी होंगे। अर्थ वाला त्रिकोण अगर किसी का स्ट्रांग होगा, तो क्या होगा, वो धन अर्जन में, वेल्थ क्रिएशन में वो आदमी अच्छा करेगा। काम त्रिकोण उसका अच्छा होगा, तो उसका मतलब प्लेजरेबल चीजों में ज्यादा अच्छा करेगा। मोक्ष त्रिकोण का जो टोटल है वो उसका हाईएस्ट है। सपोज तीनों चारों के टोटल्स में मोक्ष त्रिकोण का जो टोटल है वो हाईएस्ट है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मोक्ष की तरफ अपने आप को ले जाने के लिए अष्टांग योग वगैरह जो वो कर रहा है, या मोक्ष प्राप्ति के जो वो साधन कर रहा है, उसको परिणाम सबसे अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा जो है, किसी का बचपन कैसा बीता है, उसका मध्यावस्था कैसी रहेगी और उसका बुढ़ापा कैसा रहेगा, इसको देखने का तरीका होता है पाइसेस राशि से लेकर जेमिनाई राशि, मतलब कहने का मतलब है मीन राशि से लेकर और मिथुन राशि तक के सामुदायिक अष्टक वर्ग के आप जोड़ कर लेते हैं। उससे पता चलता है उसका चाइल्डहुड कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आपको ये जो है तीनों के आपको टोटल करने होते हैं। फिर कर्क राशि से और तुला राशि तक का टोटल आप करेंगे तो वो व्यक्ति के यूथ के टाइम को बताएगा, एडोलसेंस के टाइम को, यूथ के टाइम। फिर स्कॉर्पियो राशि से एक्वेरियस राशि तक का जो टोटल है वो उसकी ओल्ड एज को बताएगा। अब आपने टोटल किया इनका, इनका जो एग्रीगेटर है, मतलब एग्रीगेट है, उसमें सपोज उसका चाइल्डहुड का मैक्सिमम है, तो इसका मतलब चाइल्डहुड का जो उसका समय है वो सबसे अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू यूथ टाइम और ओल्ड टाइम। सपोज उसका टोटल जो है ओल्ड वाला, ओल्ड अवस्था का जो टोटल है वो सर्वाधिक है, इसका मतलब है कि उसका बचपन उतना अच्छा नहीं होगा, उसकी जवानी उतनी अच्छी नहीं होगी जितना अच्छा उसका बुढ़ापा जाएगा। इसमें जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो ये डिस्प्यूट करते हैं, वो कहते हैं लगन से चार चार राशियों को जोड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि लगन से लेकर चतुर्थ भाव तक की राशि को आप जोड़ें उसकी कुंडली में, फिर पंचम भाव से लेकर और अष्टम भाव तक की राशि को जोड़ें, नवम भाव से लेकर द्वादश भाव तक की राशि का जोड़ करें। तो उससे आपको चाइल्डहुड, उसका एडल्टहुड और उसका ओल्ड एज के बारे में आपको कंपैरिजन पता चलेगा। लेकिन जो हमारे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में जो नियम है उसी को हम फॉलो करते हैं। उसमें मीन राशि से लेकर मिथुन राशि तक का टोटल है वो आपका चाइल्डहुड है। कर्क राशि से लेकर और तुला राशि का जो टोटल है वो रिप्रेजेंट करता है एडल्टहुड या यूथफुलनेस। और वृश्चिक राशि से लेकर कुंभ राशि तक का वो ओल्ड एज को बताता है। तो हम बृहद पाराशर होराशास्त्र को फॉलो करते हैं। अब ये तो आपका ये हुआ कि जो बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं से आपको पता चलता है कि कौन सा सेक्शन उसकी लाइफ का सबसे अच्छा सेक्शन होगा। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल कुंडली लेके आता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके। देखिए ये हम श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली है और इसमें आप देखें इनका, ये इनका सर्वाष्टक वर्ग है। इधर आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, आप सभी लोगों को ये सर्वाघात? जी गुरु जी। दिखाई दे रहा है। जी। तो आप देखिए अमिताभ बच्चन के जो लगन का जो भाव है उसके अंदर जो बिंदु हैं इनके, वो बिंदु हैं 31 लगन के भाव में। लगन के भाव में 31 बिंदु हैं। द्वितीय धन भाव में 27 बिंदु, यानी 28 से कम है। और पराक्रम के भाव में जहां से मेहनत देखते हैं वहां पे 26 बिंदु है। इनके चतुर्थ हाउस में जहां से हम एसेट्स देखते हैं और व्हीकल्स देखते हैं, पैलेशियल हाउसेस देखते हैं, माँ के स्थान को देखते हैं, वहां 33 बिंदु हैं, यानी कि ये स्ट्रांग है। इनके जो पंचम भाव में जहां से संतान को देखते हैं, यश मान को देखते हैं, वहां 29 बिंदु हैं। लेकिन आप देखिए छठे भाव में सर्वाधिक बिंदु हैं, 42। छठा भाव क्या है, रोग का भी है। तो रोग से जो भी भाव स्ट्रांग होता है सर्वाष्टक वर्ग में, सामुदायिक अष्टक वर्ग में, उस भाव के परिणाम बहुत मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। ये जो है कॉम्पिटिटर्स राइवल्स का भी है। जिस क्षेत्र विशेष में काम कर रहे हैं फिल्म लाइन में, वहां पे इनका जैसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए ये सब पे राज कर रहे हैं, सब पे राज कर रहे हैं। 42 पॉइंट है। लेकिन याद रखिएगा जब भी कभी किसी एक भाव में पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इन 12 भावों के जो पॉइंट हैं वो 337 होते हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं से उसके पॉइंट निकलेंगे, पॉइंट वहां से विड्रॉ होंगे, तो किसी दूसरे भाव में बिंदु कम हो जाएंगे। आपको ये लॉजिक समझ में आ रही है? क्योंकि इनका 12 भावों का जो टोटल है वो 337 स्टैटिक है। अगर सपोज किसी भाव के अंदर, और सब भावों में 28 होने चाहिए,
इसका मतलब किसी भाव में भी अगर ज्यादा बिंदु होंगे, तो ज्यादा बिंदु होने का मतलब है यहाँ 42 हो गए छठे भाव में, तो उनको राजा तो बना दिया कंपटीशन राइवल्स में। उनको जो है अपनी हर तरह की जो बीमारियां हैं उस पर विजित तो किया, अपने कॉम्पिटिटर्स राइवल्स को परास्त तो किया, ये सब तो रहा उनका अच्छा। और उपचय भाव तो उनके स्ट्रांग हो गए, 3, 6, 10, 11 तो स्ट्रांग हो गए। दसम भाव में 29 बिंदु हैं, तो 11 में 32 हैं। इनको आप जोड़ेंगे 26 को, 42 को, 29 को, 32 को, तो इनका टोटल बहुत अच्छा आ जाएगा। तो उपचय भाव अच्छे हो जाते हैं तो मीटियोरिक राइज देता है आदमी को, यानी उसको बहुत तेजी से स्टारडम की तरफ लेके गए। लेकिन आप देखिए उनके पत्नी के भाव में 23 बिंदु है, यानी काफी कम है। तो पत्नी के साथ में कोई ना कोई मनमुटाव की स्थितियों को की तरफ को दिखाता है। उनके इनहेरिटेंस के भाव में और उनके जो है आयु मृत्यु के भाव में सिर्फ 20 पॉइंट है। ये बहुत कम कम हो गया। ये कम होना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो 80 वर्ष के हो चुके हैं, तो यानी कि बिंदु अपने आप में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको यूं समझना होगा। जगदीश नयन साहब आपको और प्रदीप लल्ला साहब, ये बात समझ में आ रही है कि 20 पॉइंट होने के बाद भी 80 वर्ष की आयु हो गई है उनकी। लेकिन गुरुजी इसमें यहाँ पे 6 ग्रह भी तो बैठे, सॉरी 4 ग्रह भी तो बैठे हैं ये अरे 8th बैठने हाउस से गैस से नहीं बात हो रही अभी। अभी ग्रह की बात नहीं हो रही है, मैं आपको जो में। ग्रह कॉन्सेप्ट की समझा बात रहा नहीं हो हूँ। रही है। आप बात को पहले समझिए ना जगदीश नयन साहब। जगदीश जी, आप उसको हर चीज को एक चीज को अलग से जोड़ देखा कीजिए। आप सबसे आप जोड़ देते हैं साथ। आप एक बात 1 मिनट को सुनिए जगदीश नयन साहब, मैं आपको ये बताना चाह रहा नहीं, हूँ कि पॉइंट तो समझ गया, 20 पॉइंट है, मैं नहीं 20 नहीं, की। आप समझे नहीं मेरी बात। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सामुदायिक अस्त्रकार का अपने आप में महा झूठा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सामुदायिक हस्तक वर्ग को अगर आप ये कहें कि ये अपने आप में यही सक्षम है, यही रिजल्ट देगा, यही प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का बेस बनेगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने आप में झूठ है। ये बात सही नहीं है। 20 पॉइंट होने के बावजूद वो व्यक्ति 80 वर्ष की आयु का है। आप सोचिए, इसका मतलब क्या है कि ये 20 पॉइंट इस बात पर नहीं बोल रहे हैं कि इस आदमी की आयु समाप्त हो जाएगी। अगर ये मतलब कहने का मतलब है, जो सामुदायिक हस्तक वर्ग है जगदीश नयन साहब, वो अपने आप में सोलो काम नहीं करता है। मतलब आपको जो है उस ग्रह के भिन्नाश्रक वर्ग को भी देखना होता है। यहाँ जब से अयुपस का इनके भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो बुध है, तो बुध का जब आप भिन्नाष्टक वर्ग देखेंगे, तो बुध अपने भिन्नाष्टक वर्ग में इस भाव पे कन्या राशि में 8 बिंदु दे रहा होगा, 7 बिंदु दे रहा होगा, 6 बिंदु दे रहा होगा, बहुत अच्छे बिंदु दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो काम करना है वो ग्रहों ने करना है। भिन्नाष्टक वर्ग अपने आप में स्टैंड अलोन वर्क नहीं करता है। भिन्नाष्टक वर्ग, और एक बात आप बताइए, उनकी पत्नी जो है राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इसके अलावा इनकी पत्नी इतनी बड़ी फिल्म तारिका थी, उसके बावजूद आप देखिए सिर्फ 23 पॉइंट है। तो 23 पॉइंट का मतलब है, ये जरूर इस बात को बताता है कि इस भाव के कमजोर हो जाने की वजह से पत्नी से संबंधों के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस भाव में भी बिंदु कम होते हैं, उस भाव को बचाने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। जिस भाव में बिंदु ज्यादा होते हैं, वो उस भाव में बैठा हुआ ग्रह बहुत अच्छे फल देता है। इनकी कुंडली में देखिए, इनका लगन का स्वामी जो इस भाव में बैठा है, वहां पे सामुदायिक अष्टक वर्ग में चतुर्थ भाव में 33 बिंदु है। तो 33 बिंदु का मतलब है इस लग्नेश का पूर्ण परिणाम इनको मिलेगा चतुर्थ भाव। और लग्नेश का परिणाम लगन के स्वामी के भाव पे भी मिलेगा, और लगन के पिछले भाव पे ही उसकी राशि पड़ी है, 12वें हाउस पे भी मिलेगा। इसके अलावा ये आप देखिए, इनका जो 9th हाउस भाग्य का भाव है, उसमें सिर्फ 21 पॉइंट है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो अष्टक वर्ग है वो स्टैंड अलोन वर्क नहीं करता। मतलब अगर आप ये कहें कि अष्टक वर्ग को देख के अगर आप ये बता दें कि ये इतना बड़ा जो है इंटरनेशनल फिगर हो, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड का सेलिब्रिटी जो कि इंटरनेशनल फिगर है, उसके 21 बिंदु है भाग्य भाव के अंदर, तो क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं कि इतना बड़ा आदमी ये होगा? इससे कोई जस्टिफिकेशन नहीं आ रहा है। ये तो महा झूठ लग रहा है। ये तो लग रहा है ये तो गलत है कुंडली।
लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है यहाँ पे ये चंद्रमा अच्छे प्रभाव नहीं देगा। चंद्रमा जो यहाँ बैठे हुए हैं वो अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। अब जैसे 20 बिंदु पे इनका सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, मंगल बैठा है, शुक्र बैठा है, 28 से कम बिंदु है, तो चारों ही ग्रह अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन जो लगन होता है वो अपने आप में ट्रम्प कार्ड होता है, लगन का स्वामी। एक लगन का भाव इनका स्ट्रांग है, लगन का स्वामी स्ट्रांग है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, देखिए एक आदमी को अच्छा बनाने के लिए उसको 9 ग्रहों की आवश्यकता नहीं है। इनका एक गुरु जहां बैठा हुआ है उच्चका होके, वहां 42 पॉइंट है। यानी इनके गुरु ने बहुत अच्छे प्रभाव देने हैं, जो कि इनका लाभेश है। जहां जहां पे जो ग्रह इनका बैठा है, जैसे लगन जो है हमारा होता है, वो हमारा ट्रम्प कार्ड होता है। लगन पे इनके 31 बिंदु हैं, यानी लगन का बहुत अच्छा इनको प्रभाव मिलेगा। लग्नेश पे 33 बिंदु हैं, यानी लग्नेश का इनको बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है। और गुरु जहां बैठे हैं वहां पे 42 पॉइंट है, तो गुरु के बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। दसम भाव पे 29 पॉइंट है, और दसम भाव से ऊपर 32 पॉइंट है 11th हाउस के। तो ये इसका मतलब है ये एक राइजिंग आर्क है, 21, 29, 32। इसका मतलब इनको अच्छे प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि राइजिंग आर्क, इसमें राइजिंग आर्क देखा जाता है। 9 से ऊपर बिंदु होने चाहिए दसम में, दसम से ऊपर होने चाहिए एकादश में। तो जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो है कि ये जो साइंस है ना, स्टैंड अलोन साइंस नहीं है। किसी के बिंदुओं को देख के आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी जो है 1,20,000 करोड़ का आसामी है, लेकिन मुकेश अंबानी की हॉरोस्कोप में भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे 45 बिंदु, यहाँ पे 45 बिंदु होंगे, नहीं होगा ऐसा। उनके जहां पे भी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मुकेश अंबानी की हॉरोस्कोप में भी। इसलिए क्या होता है, जो भिन्नाष्टक वर्ग के जो बिंदु होते हैं उनको भी अध्ययन किया जाता है। ये मुकेश अंबानी साहब हैं जिनकी ये हॉरोस्कोप है। यहाँ पे सबसे पहले आप चार्ट, बर्थ साइन, जन्म, ये करके आप इसे जन्म साइन का बनाइए। उसके बाद आप फिर से आप इसको क्लिक करके आप यहाँ पे जाइए अष्टक वर्ग के बिंदु पे। ये अष्टक वर्ग चार्ट आप इसमें बना लीजिए। तो ये मुकेश अंबानी जी का देखिए, लगन पे सिर्फ 22 बिंदु। ये तो पैथेटिक हैं, काफी बुरे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन लाभ भाव में देखिए इनके 44 है, इनके धन भाव में 26 है, पराक्रम भाव में 34 है। यानी पराक्रम भाव बहुत स्ट्रांग है। यहाँ जो कि एसेट्स एंड, इसमें 26 बिंदु हैं। पंचम भाव में 26 बिंदु, जबकि इनके जो है 4 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, हैं? 4 हैं, 3 है, 3 है, तीन 3 है, हाँ। तीनों ही अच्छा कर रहे हैं, 26 बिंदु है। कॉम्पिटिशन एंड राइवल्स के भाव में 32 बिंदु है। ये भाव बहुत स्ट्रांग है इनका। इनके पत्नी के भाव में, जबकि नीता अंबानी जो है इतनी अच्छी हैं, पर यहाँ 20 बिंदु हैं सर। लेकिन ये राइजिंग आर्क है, आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नवम भाव में इनके 25 पॉइंट हैं, नवम से दसम में 34 पॉइंट है, यानी नवम से दसम बहुत पावरफुल हो गया। और दसम से एकादश ये राइजिंग आर्क में हो गया, 34 से 44, यानी कि बहुत पावरफुल हो गया। आयु मृत्यु भाव में 22 पॉइंट है, और इसी प्रकार से जो विदेश का भाव है उसमें 26 पॉइंट है। क्या इस कुंडली से कोई बात पता वैसे चलती है? अगर इस कुंडली को उठा के दिखा दिया जाए, ये दुनिया का जो है बिलियनर क्लब में बैठा हुआ आदमी है, 100 बिलियंस क्लब का ये व्यक्ति है। क्या इस अष्टक वर्ग, सामुदायिक अष्टक वर्ग से ये बात आप पता कर सकते हैं जगदीश नंदन साहब? गुरुजी एक चीज तो पता चल रहा है, क्योंकि जैसा आपने बताया था कि भाई 3, 6, 10, 11 इनका ये होता है जो आदमी जिंदगी में कितना राइज करेगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लग रहा है कि बिल्कुल सत्य है। हाँ, ये तो है। अरे जगदीश आ, नारायण जी, मैं अपने बता दूं ना तो आप अचंभे खा जाओगे। वो आपको मालूम है इसलिए आप जोड़ रहे हो। मेरे पॉइंट 7वें में 38 है, 8वें में 28 है, 9वें में 32 है, 26 है, 27 है, 11वें में। ऐसा नहीं है, अकेले अलोन से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ नहीं हमें नहीं जो नहीं प्रदीप जी, मेरा सबमिशन ये है कि जो सबमिशन जब नहीं, होता है जगदीश जी, जब आदमी के बारे में आपको नहीं मालूम उस समय सबमिशन करके है तो सबमिशन होता है। हाँ बात तो ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। ये जो पता ही है पहले इनका ऐसे है, हाँ वो इससे प्रूव हो रहा है वैसे वो चीज।
अगर पहले पता है तो वो चीज प्रूव हो रहा है कि भाई 3, 6, 10, 11 के पॉइंट से हाईएस्ट है इसमें। ये देखिए प्रदीप बल्ला साहब की हॉरोस्कोप है। प्रदीप बल्ला साहब के लगन पे 26 पॉइंट हैं, पत्नी के भाव में 26 पॉइंट हैं, इनके एसेट्स के भाव में 29 पॉइंट हैं, इनके धन और वेल्थ के भाव में 21 पॉइंट हैं, पराक्रम के भाव में 25 पॉइंट हैं, संतान के भाव में 29 पॉइंट हैं, कंपटीशन के भाव में 26 पॉइंट हैं, इनके आयु के भाव में 22 पॉइंट हैं। लेकिन इनका इनका ये राइजिंग आर्क है, आप देख राइजिंग रहे हैं। आर्क राइजिंग काफी आर्क का अच्छा। मतलब है 26 पॉइंट इनके नवम भाव में है, 35 पॉइंट इनके दसम भाव में है, और 36 पॉइंट इनके एकादश भाव में। ये राइजिंग आर्क होना चाहिए। राइजिंग आर्क का मतलब इससे ज्यादा बिंदु दसम भाव के होने चाहिए। भाग्य भाव से तो 9 पॉइंट ज्यादा है, 26 से 35 हैं, और 35 से और एक दूसरा बिंदु दूसरा प्रदीप जी 36। ये भी तो देखिए कि 3, 6, 10, 11 के भी अच्छे पॉइंट आ रहे हैं आपके। 3, 6, 10, 11, हाँ, 3, 25 6, है 10, 11 के अच्छे आ रहे हैं। 35, 36, 25, 26, मतलब 25, 25, 50, एक 51, और 35 दूना 70 और 71, 71 और 51, मतलब हो गया कि 71 का मतलब 72 और 50, 7, 5, 12, मतलब 122। 122 इसको फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ना। कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, वो एवरेज यूं देखने के लिए हाँ, कि एवरेज 28 से देखने के लिए, कितने, हाँ। हाँ, 28 से एवरेज के, कितने ज्यादा गए। हाँ एवरेज के लिए आपको उसको 122 को मतलब 4 तिया 12, 30 से ऊपर हो गए। जी जी जी। तो राइजिंग आर्क इनका भी तो आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए मीटियोरिक राइज को तो दिखाता है। मटेरियल राइज आ रहा है। और इसी तरह मुकेश अंबानी का भी वो 3, 6, 10, 11 में गुरुजी पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहे थे वो। हाँ, इसको काउंट कर तीन लीजिए। 34, 34, 34 यहाँ के हैं, 34 यहाँ के हैं, तो 34 गुना हो 68, गए 68, 68, 68 और 32 और 68 और 44, 32, 100 हो गए। 68 68 और, और 32, 100 और 144 हो गए गुरुजी। हाँ 144 हो गए। तो इनका जो एवरेज बना, 36, 36 के करीब आ गया गुरुजी। हाँ 32, 34, 44, 144 डिवाइडेड बाई 4, तो 36 आ गया। तो 36 इनका बहुत हाई हो गया, मतलब कहने का हाँ, मतलब है काफी कि ये काफी हाई है। मीटियोरिक राइज को दिखा रहा है। दूसरा, आप ये देखिए कि इनका 25 के बाद 34 आया, तो कहने का मतलब है 9 पॉइंट यहाँ पे बढ़ रहे हैं। 9 पॉइंट का राइजिंग आर्क है, मतलब यहाँ हम्म। 25 से 34 आ रहा है, 9 पॉइंट बढ़े, और यहाँ 34 से 44 आ रहा, 10 पॉइंट बढ़ गए, राइजिंग आर्क हम्म। बना। ये बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। ये है। अब इसी तरीके से आप अमिताभ बच्चन का देखेंगे तो उनका भी, अमिताभ बच्चन का है, हाँ, राइजिंग आर्क बन रहा है गुरुजी उनका भी। उनका भी 21 के बाद 8 पॉइंट बढ़ गए, 29 आ गया। 29 के बाद 9, 3, 12, मतलब 3 पॉइंट वहां बढ़ गए। और जो अगर आप इसके टोटल करें, 26 प्लस 42 42, प्लस 29 42, 68, 68 हो गए, 26, 42, प्लस 32, 129 हो गए डिवाइडेड बाई 4, 32, हाँ, तो इनका 129 हो गए। 32.25 हुआ, मतलब 30 से ऊपर हो गए, 32 हो गए ना। इनका एवरेज आ गया बत्तीस हम्म। दशमलव दो हाँ, पाँच 32 से ऊपर गया एवरेज। हाँ, तो तो ये जो भी जो 28, एवरेज, 28 जो एवरेज आता है तो 28 से 4 बढ़ गया। मैंने आपको बताया था 30 से ऊपर का अगर किसी का भी एवरेज होगा तो वो एवरेज जो है एक्सेलेंट माना जाता जी जी। है। हाँ, तो ये इस तरीके से है। लेकिन ये जो ग्रह बैठे हैं 6, तो इनको कहने तो चार चार सॉरी सॉरी, ये राशि 6 नंबर लिखा हुआ था, मैं 6 बोल गया हाँ, गुरु, सॉरी। आप इसके लिए ना आपको इसमें जाना पड़ता है, यहाँ पे आपको अष्टक वर्ग को ना देखने का हम्म। जो तरीका होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं अलग से निकालता हूँ इसको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनका। इसमें 48 टेबल होती है, टेबल नंबर 48 पे होता है ये प्लस में। आप इसको 48 नंबर टेबल में आप निकाल सकते हैं। जैसा आप ये देखिए, जो इनका सूर्य का जो प्रस्तार अष्टक वर्ग किस तरीके से ये निकलेगा, सब परस्तका वर्गा सब है सब। ये है। तो जैसे भिन्नाष्टक वर्ग है, तो ये जो सूर्य का जो भिन्नाष्टक वर्ग है, सूर्य जो है प्रथम भाव पे 3 दे रहा है, द्वितीय भाव पे 6 बिंदु दे रहा है,
तो यानी कि सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर वो चूंकि 6 बिंदु वहां मिल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव के अंदर वो बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिल रहे हैं। सूर्य इनके चतुर्थ भाव में जहां से राजकोषी देखी जाती है 6 बिंदु दे रहा है, तो अच्छे दे रहा है। इनके लाभ भाव में 6 बिंदु दे रहा है। यहाँ पे दसम भाव में 4 बिंदु दे रहा है। चंद्रमा जो है भिन्नाष्टक, इसमें हमें देखना होता है जब भी कभी आप भिन्नाष्टक वर्ग देखते हैं विभिन्न ग्रहों का, तो उसमें आपको ये देखना होता है कि किस ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में सर्वाधिक उनको बिंदु मिल रहे हैं। तो जैसे गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग यहाँ देखिए भाग्य भाव में 7 मिल रहे हैं। गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग में गुरु जहाँ बैठे हैं वहां 7 बिंदु मिल रहे हैं। आप देखिए, आप देख रहे हैं गुरु इनके बैठे हैं छठे भाव में, अमिताभ बच्चन के, वहां पे 7 बिंदु दे रहे हैं। और जो भाग्य भाव है वहां पे भी 7 बिंदु दे रहे हैं। यानी इसका मतलब है ये गुरु बहुत पावरफुल है इनकी कुंडली के। बुध इनके यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 4 बिंदु दे रहे हैं। लेकिन बुध जो है इनके चतुर्थ भाव में, जहां से व्यापार देखा जाता है, वहां पे 8 बिंदु दे रहे हैं। मतलब सभी जबकि ग्रहों का जब व्यापार लॉस में गया इनका। नहीं, लेकिन आप देखिए ना केबीसी ने एकदम से फिर उठा दिया इनको। मतलब तो बुध वो की तो व्यापार महादशा, थोड़ी हुआ, वो तो नहीं मतलब व्यापार। कहने का मतलब जो बुध का जो अपना है ना, वो मैनेजमेंट का प्लेनेट है बुध। बुध जो है बेसिकली हम्म लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का है। और फोर्थ हाउस होता है एक व्यक्ति के एसेट्स का, उसकी मिल्कियत का, उसके वो किस तरीके का की मिल्कियत उसे मिलेगी, वो हम्म आसामी कैसा होगा। तो बुद्ध यहाँ पे 8 बिंदु दे रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स का योग बनता है जो उनको अच्छे से अच्छा फल देता है बुद्ध की वजह से। तो इसी प्रकार से आप देखिए सभी उसमें अगर आप देखें इनका, आप देखिए यहाँ पे शुक्र लगन पे भी 6 बिंदु दे रहा है, चतुर्थ भाव पे भी 6 बिंदु दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। और जो छठा भाव है, छठे भाव पे उसके 5 बिंदु हैं। ये 4 से ऊपर बिंदु हैं, तो अच्छे बिंदु हैं। इस तरीके से देखा जाता है। सब ये आपने खोला कैसे? कहाँ जाके खोला आपने? ये मैंने 47 नंबर की टेबल नहीं उसमें, नहीं, ऊपर से बताइए सर, ऊपर से ये खोल के बताइए यहाँ मैं पे ना देखूं। ऐसा ही, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जब आप अच्छा। क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे भिन्नाष्टक वर्ग फॉर प्लेनेट लिखा हुआ होता है ये एक बार इसको बंद करके गुरुजी दोबारा से खोल दें जरा। कि ये है इनकी हॉरोस्कोप। तो आप क्या करेंगे, बर्थ चार्ट पे आप क्लिक करेंगे ऊपर। तो आपने हाँ। बर्थ चार्ट पे क्लिक किया, तो उसके बाद आप ऐसे करके नीचे को जाते जाइए। यहाँ पे भिन्नाष्टक वर्ग फॉर प्लेनेट लिखा है। अब भिन्नाष्टक वर्ग फॉर प्लेनेट, फिर आप प्रस्ताराष्टक वर्ग आप खोल लीजिए। प्रस्ताराष्टक वर्ग खोलेंगे तो सूर्य का आपको आ जाएगा। तो यहाँ से आपको शुभ बिंदुओं का पता चलता है। सूर्य इनका छठे भाव में बैठा है, मतलब छठे नंबर की राशि में बैठा है, तो राशि के अनुसार होता है, यानी अष्टम भाव में बैठा है। तो वहां पे आप एक बात ये देखिए कि इसमें शनि जो है 8 पॉइंट दे रहा है। जो शनि इनका लगन का स्वामी है, वो छठ जिस जगह अष्टम भाव है जहाँ पे 6 नंबर की राशि, वहां 0 दे रहा है। जो भाग्य भाव की राशि है 7 नंबर की, वहां 0 दे रहा है। 8 नंबर जो इनका दसम भाव है उस पे 1 नंबर, एक शुभ बिंदु दे रहा है। नवम भाव मतलब धनु राशि जो इनकी पड़ती है एकादश भाव में 1 दे रहा है। दसम भाव 10 नंबर की राशि जो मकर जो 12वें में पड़ती है उसमें एक एक बिंदु दे रहा है। जो इनका लगन का भाव है उस पे एक शुभ बिंदु दे रहा है शनि, सूर्य के भिन्नाष्टक में। फिर इस प्रकार से इनका जो टोटल है वो 8 बिंदु इनको मिल रहे हैं शनि से। गुरु का इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, शनि का देख सकते हैं। फिर ये देखा जाता है कि जो जो छठे नंबर 6 नंबर की राशि है, मतलब कन्या राशि है, उस कन्या राशि पे 2 बिंदु सभी ग्रह, बिंदु देने वाले कौन कौन से ग्रह हैं, मंगल और सूर्य, एक एक बिंदु दे रहे हैं, शुभ बिंदु। तो 2 बिंदु मिले। इसके जो भाग्य भाव की राशि है उस पे भी सूर्य और मंगल एक एक शुभ बिंदु दे रहे हैं, तो 2 बिंदु हुए। इसके अलावा जो इनका जो दसम भाव की जो राशि है वृश्चिक, उस पे शनि भी दे रहे हैं 1 बिंदु, गुरु भी दे रहे हैं 1 बिंदु, बुध भी दे रहे हैं 1 बिंदु, और लगन भी दे रहे हैं 1 बिंदु, तो 4 बिंदु मिल रहे हैं। एकादश भाव की जो धनु राशि है उस पे शनि भी शुभ बिंदु दे रहे हैं, गुरु भी दे रहे हैं,
मंगल भी दे रहे हैं, सूर्य भी दे रहे हैं, चंद्र भी दे रहे हैं, लगन भी दे रहे हैं, तो 6 बिंदु मिलते हैं। ऐसे करके देखा जाता है। तो वैसे जो इसके डायरेक्टली तो प्रभाव नहीं दे सकते ना। डायरेक्टली आपको ये इसमें प्रेडिक्शन नहीं कर सकते बिना हाँ, प्रोडिक्शन कुंडली को वाला देखे। मतलब अष्टक हाँ, वर्ग का जो आइडिया मिल जाएगा बस। अष्टक वर्ग से एक तो स्टैटिक में आपको आइडिया मिल जाता है कौन सा भाव ज्यादा बली है एज कंपेयर टू हाँ, रिलेटिव टू अदर भाव। जैसे इनके अष्टक वर्ग में अगर आप देखें तो जहां गुरु बैठे हैं वहां छठा भाव है, छठे भाव में 42 पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं शख्स का जो छठा भाव है स्ट्रांग है। दूसरा, उच्च हम्म, भावों को आप देख सकते हैं स्ट्रांग है कि नहीं। किसी व्यक्ति का आप ये देख सकते हैं उसका राइजिंग आर्क है कि नहीं, 9th 10th 11th का। इस तरीके से आप राइट सर। प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मतलब आप ये तो प्रिडिक्शन एक जनरल वे में तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि बिना ग्रहों का प्रिडिक्शन कर ले तो वो नहीं कर सकते आप। आपको ग्रहों को तो देखना पड़ेगा, ग्रहों का। और जहां पे भिन्नाष्टक वर्ग में उसको ग्रह को शुभ बिंदु मिल रहे हैं, उस भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छे फल देगा। ये है। तो आप समझे, कुछ आपने पूछना हो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास बंद कर। सर मैंने मैंने सब दो प्रोडिक्शन किए अभी। एक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और इंडिया और इंग्लैंड का, और पाकिस्तान दोनों न्यूजीलैंड मेरे का सही आपने निकले। क्या? अच्छा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले में क्या प्रेडिक्शन था आपका? पाक है? पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, पाकिस्तान जीतेगा। और इंग्लैंड और उसका, इंग्लैंड और किसका था? इंडिया। इंडिया का। हाँ, इंग्लैंड और इंडिया का, हाँ। तो इंग्लैंड जीतेगा। मैंने दोनों प्रोडिक्शन 11 बजे किए, हम्म। मैच होने से स्टार्ट होने से पहले। इसमें प्रमोद मालपानी साहब का भी प्रेडिक्शन सही हुआ था। प्रमोद मालपानी जो है ये भी करते हैं, इससे प्रेडिक्शन करते हैं आपके केपी के होरारी होरारी से। हाँ, केपी हरवानी से किया मैंने सब। हाँ। पर ये इन्होंने किया नहीं साहब। प्रमोद जी ने किया नहीं। हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है छोटा, उसमें करते हैं हम लोग। तो उन्होंने किया नहीं। नहीं, वो आपके ग्रुप में नहीं होंगे। नहीं, ग्रुप में है। अच्छा, लेकिन वो एक प्रमोद दूसरे नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं, हमारे ग्रुप में नहीं। हाँ। आपके ग्रुप में नहीं होंगे। ये केपी हम्म। एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप में है, उसमें इन्होंने प्रेडिक्शन किया हुआ था। उसमें इनका प्रेडिक्शन हम्म। सही हुआ था केपी होरारी से। इस हम्म। बार का भी सही हुआ था, पिछला वाला भी सही हुआ था। पीछे जब मैंने हरवानी के साथ अभी तक सब 100% सही हुए। अच्छा, हम्म। अब फाइनल का क्या रहेगा प्रदीप जी? मैं फाइनल का उस दिन 11 बजे निकालूंगा, संडे को। तो आप जो अच्छा। होरारी संख्या है वो कहाँ से लेते हैं? वो मेरे एकाग्र मन से जो आता है वो नंबर लेता हूँ मैं। अच्छा, खुद ही लेते हैं। गुरु जी, अब कुछ रह गया आगे अपना? अपना रहा नहीं है, बस अब प्रैक्टिस ऑफ दशा है बस। उसकी 2 क्लासेस लूंगा मैं। उसमें अब मैं कल की सब क्लास में, जिनको प्रैक्टिस करनी वो तो आते नहीं कोई जने। हाँ, चार मैं लोग। वो असल में जो है ना, बड़ा एक अफसोस की बात है कि जिनको प्रैक्टिस की आवश्यकता है वो मुझे पर्सनल पे लिखते हैं, हम आपका वीडियो देख लेते हैं, उसमें हमें समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये वो। लेकिन जो गुरु के सामने ना सानिध्य में जो सीखने तभी में तभी सब मौका मिलता है। कोई जून से देख के कोई नहीं पढ़ सकता। मैं गारंटी करता हूँ। हाँ, मतलब जो है ना, इसीलिए अगर आपने सुनील। पढ़ा नहीं है तो आपको जून से उतना मजा नहीं आए। हाँ, देखिए सुनील जी हमेशा जो बात कहते हैं ना, वो बात एक्चुअली हमारे गुरु जी भी कहते थे कि भाई, जो गुरु की आंखों में ना अमृत बरसता है। आप गुरु के सानिध्य में जो जितना सीख सकते हैं, और उनके सामने आप जो प्रश्न पूछ के उसका निवारण ले सकते हैं, वो आप कभी भी आप यूट्यूब के द्वारा आप नहीं सीख सकते। ये है। यूट्यूब सीखने हो तो सब इतने इतने यूट्यूब पढ़े हैं, सब सीख गए होते हैं अभी तक। अब हमारी जो है सिर्फ 2 क्लास हम और लेंगे। वो 2 क्लासेस के बाद ये कोर्स बंद करेंगे। क्या इसमें अगर हम जो है किसी को गुरु जी एक दशाओं का, एक राजयोग पे कह रहे थे, राजयोग पे। तो वही जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसी में राजयोग वगैरह बता देंगे। राजयोग, और एक दशा जब आपने करवाई थी तो दशा पे कह रहे थे आप कि हाँ, भाई वही इसकी। दशा का ना अ, लाइव एग्जाम्पल से में लेंगे। दशा के और लाइव एग्जाम्पल में लेंगे।
जगदीश जी बहुत पढ़ोगे तो दिमाग गायब हो जाएगा, पजल। कम पढ़ो, क्या क्या हो जाएगा? पजल हो जाएगा, अब दिमाग में रहेगा कुछ नहीं। हाँ, नहीं ये नहीं, रहेगा ऐसी बात नहीं है, जो ऐसी बात नहीं। गुरुजी ने क्या नहीं पढ़ाया वो याद ऐसा रहता है आपको। आप ऐसा ये याद विशाल करो गुरुजी ने विशाल क्या पढ़ा दिया विशाल जी उससे। ने मुझे बोला था ना, विशाल तुलसियान जी ने बोला था अष्टक वर्ग भी हमने कोर्स में लिया हुआ है, तो फिर मैंने अष्टक वर्ग इसलिए करा दिया। तो लेकिन अष्टक वर्ग का जो है, जो नोट्स है ना, उसको आपको बार बार पढ़ना होगा, तभी आप अष्टक वर्ग को आप लोग समझ पाएंगे। और यस एक सर। दूसरा, आज मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दी कुंडलियां, ताकि ये समझ में आ जाए अष्टक वर्ग स्टैंड अलोन काम नहीं करता। और जो यस सर। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना, ये पिच की तरह से है। जैसे एक बैट्समैन की पिच होती है, वो बैट्समैन को फेवर करती है, वैसे ही जिस भाव में बिंदु अच्छे होते हैं, उस भाव में बैठे हुए ग्रहों के बनाए हुए राजयोग बहुत अच्छे फलित होते हैं। चलिए फिर हम अगली क्लास में ना, कल की क्लास में हम राजयोग करके इसको समाप्त करेंगे। कल का साहब कल ही खत्म कर दीजिए। हाँ, और गुरुजी, ग्रहों का बल वो नहीं सिखाएंगे? नहीं अरे वो ये तो सब सीखिए, बहुत षटबल जितना मैंने आपको सीखना पहले मना कर दिया था, षटबल तो है ही नहीं हमारे को। नहीं जितना है सीख तो लिया नहीं है, उतने लेकिन उतने में कर दो बेसिक तो टू बहुत है। एडवांस किया है। तो एक एक क्लास गुरुजी उसके ऊपर बल पे ले लो। कुछ नहीं अब एक सीखेंगे। क्लास का है ही नहीं ना वो, आप समझिए एक बात, वो षटबल जो है, षटबल अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। नहीं, वैसे तो गुरुजी आप कह रहे हैं सर्वाष्टक वर्ग भी बहुत बड़ा विषय है, तो जैसे ये ब्रीफ में करवाया है, तो इस तरह से ब्रीफ उसका में। षटबल का ब्रीफ में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे एक स्थान बल है, तो स्थान बल के भी 5 प्रकार है। मतलब आपको ये समझना होगा कि उसमें ना सबसेट बहुत है, और सर्वाष्टक वर्ग में सबसेट नहीं है, इसमें सबसेट बहुत है। मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, जैसे एक आप ऐसे बनाएंगे, लाइन खींचेंगे ना, तो एक जो आपका है उसके नीचे 5 प्रकार है, एक के नीचे फिर 3 प्रकार है, एक के नीचे, तो टोटल अपने आप में जो है कम से कम 5-6 क्लास का हो जाता है, ऐसा गुरुजी पता। कितना भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें करियर करा दीजिएगा, फिर आपका जब अभी एग्जाम्पल कराएंगे उसमें करियर का संग में समझा दीजिएगा कैसे निकाला है। कोई ठीक अंत नहीं होता इसका। हम्म। ठीक है, ठीक है। दशमांसा तो मैंने आप लोगों को बताया है, हाँ, दशमांसा उसी की से तो बस क्लास वही ली नहीं, है। करियर। दशमांशा तो करवा दिया। अगर ग्रहों का बल इसमें निकालना थोड़ा सा, चाहे आप प्रैक्टिस ग्रहों के बल पे करवा दें कि भाई दशाओं की बजाय। अरे अरे जगदीश जी, ग्रहों का बल आपके में ज्यादा होता तो आप सीख गए होते। अभी ग्रहों का बल कम है। ऐसा है, इसमें जो है ना, जो आगे 2-3 क्लास होंगी ना, तो उसमें सबसे पहले हम जो है राजयोग देख लेते हैं, जो ज्यादा आपको हाँ यूज सर, होता है। राजू का राजू ये वही बहुत राजयोग, बहुत बहुत बड़ा अच्छा विषय है। और उसमें जो है राजयोग में आपके, ये मैं एग्जाम्पल कुंडलीज में करा दूंगा, तो उसी में दशा को भी इंक्लूड ठीक है सर। कर। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट थैंक सर, नमस्कार सर। सर, थैंक यू।